हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईजीएस इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट मेडिवल प्लस एंशियंट हिस्ट्री टोटली लूसेंट बेस्ड, जो हमारी लूसेंट की बुक हैं उसके ऊपर बेस्ड हमारी ये वीडियोस चल रही हैं, ये सीरीज़ चल रही हैं। और इस सीरीज़ में 2 पार्ट पहले आ चुके हैं जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री कवर हो चुका है। तो गाइज़, आज हम यहाँ पर थर्ड पार्ट लेके आए हैं आपके आगे। इसमें हम टर्किश इन्वेजन प्लस दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक से बेस्ड बनते होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़, पहले वाले 2 पार्ट भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे और ये थर्ड पार्ट भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे थोड़ा टर्किश इन्वेजन के बारे में कि इंडिया में टर्किश कौन आए और कब आए। फिर हम उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गाइज, व्हेन डिड हैपन फर्स्ट टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। गाइज, यहाँ पर डेट पूछी गई है कि सबसे पहले टर्किश इंडिया में कब आए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 997 एडी में। 997 एडी में सबसे पहली बार टर्किश इंडिया में आए थे। और कौन आए थे गाइज, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर देखो, हु डिड फर्स्ट टर्किश इन्वेजन। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले कौन टर्किश था जो कि इंडिया में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट टर्किश था जो कि इंडिया में आया था। इनके बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट आंसर है यहाँ पर मोहम्मद गजनवी, जो कि सबसे पहले इंडिया में आया था। आगे बात करते हैं गाइज, हाउ मेनी टाइम अटैक्ड ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी। गाइज, मोहम्मद गजनवी हमारे इंडिया में कितनी बार अटैक किया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 17 टाइम्स, यानी कि 17 टाइम्स मोहम्मद गजनवी ने इंडिया के ऊपर हमला किया है। यह एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मोहम्मद गजनवी के द्वारा इंडिया के ऊपर 17 बार अटैक किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। गैस, मोहम्मद गजनवी जो था ये इंडिया में लगभग हर साल आ जाता था। और इसका मेन पर्पस जो होता था, इसका मेन पर्पस यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों को हराकर, राजाओं को हराकर कब्जा करना नहीं होता था, बल्कि यहाँ से लूटपाट करना इनका मोहम्मद गजनवी का मेन मकसद होता था। ये यहाँ से जो भी इनकम एंड वेल्थ होती थी वो लूटकर अपना साथ में ले जाते थे, यहाँ पर इनका राज नहीं किया करते थे। तो गैस, इनका जो मेन पर्पस था वो लूटपाट ही था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार अटैक किया इंडिया पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 टाइम्स। आगे बात करते हैं गाइज, व्हेन डिड 17 अटैक ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनवी। गैस, यहाँ पर 17th अटैक जो किया गया है मोहम्मद गजनवी के द्वारा इंडिया के ऊपर वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1027 एडी। 1027 एडी में यहाँ पर मोहम्मद गजनवी के द्वारा 17वां अटैक इंडिया के ऊपर किया गया था। गाइज, वैसे तो इसके हर एक अटैक ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज तक एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट एग्ज़ाम से ही पूछे जाते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 17th अटैक जो कि उस मोहम्मद गजनवी का लास्ट अटैक था वो इंडिया पर कब किया गया। तो राइट आंसर हो गया 1027 एडी। आगे बात करते हैं गाइज, हु डिड सेकंड टर्किश इन्वेजन। जो सेकंड टर्किश था उनके बारे में पूछा गया है कि वो कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इज़ द सेकंड टर्किश जिसने इंडिया में इन्वेजन किया। और मोहम्मद गजनवी के बाद जो प्रसिद्ध हुए हैं वो हुए हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी आगे थोड़ी बातें और डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चनों में। तो आगे चलते हैं, व्हेन डाइड मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कब मरा ये पूछा गया है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1206। 1206 में मोहम्मद गौरी मर जाता है, ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं गाइज,
हु वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। गैस मोहम्मद गौरी जो था यहीं से हमारी दिल्ली सल्तनत एक तरह से इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर रहने लग गया था। तो जब यहाँ पर रहने लग गया था तो इसका एक स्लेव होता था, गुलाम होता था, जिसे हम कह देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो बाद में जाके अपनी गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर जब मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ कमांडर छोड़ जाता है और अब जो मोहम्मद गौरी है वो वापस चला जाता है अरब में। तो गाइज़ यहाँ पर जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर जो कमांडर था अपॉइंट किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो यहाँ पर एक अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर देता है और अपना राजा कहलाता है यहाँ पर। तो गैस जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर देता है और अपना एक वंश शुरू करता है जिसका नाम रखता है गुलाम वंश। वहीं से गुलाम वंश की जो है फाउंडेशन होती है। हम गुलाम वंश के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे बाय द क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो मोहम्मद गौरी था उसका स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इंडिया में अपॉइंट किया गया था। आगे बात करेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गाइस देखो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये मोहम्मद गौरी के द्वारा इंडिया में एज अ कमांडर अपॉइंट किए गए थे और मोहम्मद गौरी वापस चले जाते हैं अरब में। देन उनकी जब डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी इंडिपेंडेंसी अलाउ कर देते हैं, अपने आप को राजन घोषित कर देते हैं और एक नया वंश शुरू करते हैं, गुलाम वंश। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज कंस्ट्रक्टेड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था गाइज, ये पूछा गया है। अक्सर ही इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुछ इनके काम हैं जो इनके द्वारा किए गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। किसी न किसी राजा के द्वारा या किसी न किसी आगे मुग़ल सल्तनत में राजाओं के द्वारा कुछ ना कुछ बनवाया गया है और उनसे अक्सर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कब डाइड हुए थे यानी मरे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1210 में। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए थे। इनके बाद आते हैं इल्तुतमिश आते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज। तो आगे बात करते हैं, हु वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन के बारे में पूछा गया है कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह इनके बच्चे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का सन हुआ करता था, पुत्र हुआ करता था आराम शाह। और आराम शाह एक ऐसा था जो कि मतलब बिल्कुल ही आराम किया करते थे, राजाओं वाली क्वालिटी नहीं थी उनमें, तो इसलिए इन्हें राजा भी नहीं बनाया गया। आगे जाके वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर इनके जो सन है वो पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह इज़ द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करते हैं, हु वॉज किल्ड आराम शाह। आराम शाह को किसने मारा, ये पूछा गया है गाइज। तो आराम शाह को मार देते हैं इल्तुतमिश जो होते हैं वो आराम शाह को मार देते हैं और आप राजा बन जाते हैं इल्तुतमिश। गुलाम वंश के अगले जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं, इल्तुतमिश। यहाँ पर आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जो आराम शाह है वो पुत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और आराम शाह को कौन मार देता है, इल्तुतमिश मार देता है और आप खुद क्या बन जाता है, राजा बन जाता है गुलाम वंश का। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये देखो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो देखो जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन होती है वो आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी ने एक कमांडर अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर देता है और
एक नया वंश शुरू कर देता है, गुलाम वंश। जैसा कि वो गुलाम हुआ करते थे तो उनसे वो गुलाम वंश शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के सन पुत्र यानी कि आराम शाह को इल्तुतमिश मार के फिर अपना राजन शुरू करता है और वहाँ से रियल फाउंडेशन होती है दिल्ली सल्तनत की। वहाँ से रियल फाउंडेशन होती है दिल्ली सल्तनत की। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु वाज द रियल फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो गाइस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो गाइस आगे बात करते हैं, हु वाज फाउंडेड कुतुबुद्दीन मीनार। जो कुतुब मीनार है वो किसने फाउंड की गई थी, ये पूछा गया है। गाइस जो कुतुब मीनार थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और इनका काम जो अभी पूरा नहीं होता, तो इसके काम को बाद में इल्तुतमिश कंप्लीट करवाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का काम कौन पूरा करवाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। शायद आगे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करने को दिख जाए। आगे बात करते हैं, ये देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया है हु वाज कंप्लीट कुतुब मीनार। कंप्लीट किसने करवाया कुतुब मीनार को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कुतुब मीनार। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज डन लास्ट वर्क ऑन कुतुब मीनार। वही क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया है घुमा के, जो लास्ट वर्क किया जाता है कुतुब मीनार के ऊपर, जो कुतुब मीनार है उसके ऊपर लास्ट वर्क किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक का टाइम आता है मुगल्स टाइम में, तो उनके द्वारा भी इसके ऊपर कुछ काम किया जाता है, रेनोवेशन की जाती है। तो अगर लास्ट वर्क पूछा जाए किसके द्वारा किया गया कुतुब मीनार के ऊपर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा कौन से कॉइन इशू किए गए थे, तो आपसे ये पूछा गया है। तो गाइज इनके द्वारा सिल्वर एंड कॉपर, ये दो जो गाइज कॉइन्स के टाइप हैं, ये इनके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा इशू किए गए थे अपने टाइम में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं, हु वाज नाउन एज फादर ऑफ टॉम्ब्स। जो टॉम्ब्स होते हैं उनके फादर किसे कहा गया है, तो उनके फादर भी यहाँ पर इल्तुतमिश को ही कहा गया है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो टॉम्ब्स ऑफ फादर किसे कहा गया है वो भी इल्तुतमिश को ही कहा गया है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज कंस्ट्रक्टेड सुल्तान गद्दी। जो सुल्तान गद्दी है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड करवाई गई थी, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही सुल्तान गद्दी को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को किसने मारा था, ये पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है गाइज, इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिस्कस में बताते हैं। ये आगे इल्तुतमिश की आगे एक बेटी होती है, उसका नाम होता है रजिया सुल्तान। जो इल्तुतमिश हैं वो अपने पुत्र को नहीं बनाते हैं राजा, और वो आगे अपनी लड़की को रानी बना देते हैं गुलाम वंश में। जो थर्ड नेम आता है राजा मतलब रानी का, तो वो आता है रजिया सुल्तान का। और ये पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने कि इंडिया के ऊपर ऐसे कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रजिया सुल्तान। इन्होंने ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को भी मारा था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज एंडेड पर्दा सिस्टम। ये देखो गाइज, पर्दा सिस्टम एंड किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्दा सिस्टम किसके द्वारा एंड किया गया था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के द्वारा पर्दा सिस्टम एंड कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि पर्दा सिस्टम किसके द्वारा हटा दिया गया था, रजिया सुल्तान के द्वारा। आगे बात करते हैं, हु वॉज अडोप्टेड ब्लड पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। गज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुलाम वंश से। तो इसमें पूछा गया है कि ये किसकी पॉलिसी थी।
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एक होती थी, वो किसकी थी, किसके द्वारा अपनाई गई पॉलिसी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। बलबन या उसको बहाउद्दीन भी कह देते हैं, बहाउद्दीन या बलबन कहा जाता है इसे। इसकी जो पॉलिसी होती थी वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी होती थी। और रजिया सुल्तान के बाद जो आखिरी राजा बनते हैं गुलाम वंश के, वो बनते हैं बलबन। जो फेमस राजा होते हैं वो बलबन ही होते हैं। और इनकी एक पॉलिसी होती है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बहुत ही क्रूअल टाइप के राजा होते हैं ये, तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी होती है? बलबन की। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज सन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के सन कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है बहराम शाह। देखो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आराम शाह किसका पुत्र हुआ करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और बहराम शाह किसका पुत्र है? इल्तुतमिश का। इसको भी राजा नहीं बनाया गया था। किसको राजा बनाया गया था? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज बैंड म्यूज़िक डांस एंड हिंदू फेस्टिवल? किसने बैन लगाया था म्यूज़िक पे, डांस पे और हिंदू फेस्टिवल पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। वही मैंने आपको बताया कि बलबन बहुत ही क्रूअल टाइप का राजा था। ये मुस्लिम अपनी क्रुएलिटी को ज़्यादा मानते थे, तो इन्होंने हिंदू म्यूज़िक, हिंदू फेस्टिवल और डांस पे क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। तो आगे बात करते हैं गाइज, विच ऑफ द बलबन स्टार्टेड फेस्टिवल? जो बलबन स्टार्टेड फेस्टिवल था उस वो किसने चालू किया था? तो यहाँ पर पूछा गया है नवरोज। नवरोज के द्वारा ये बलबन स्टार्टेड फेस्टिवल को शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं गाइज, व्हाट वाज द स्टार्टेड थ्योरी ऑफ किंगशिप? हु वॉज द स्टार्टेड थ्योरी ऑफ किंगशिप? किंगशिप की थ्योरी किसने स्टार्ट की गई थी, ये पूछा गया है गाइज। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन के द्वारा ही ये थ्योरी स्टार्ट की गई थी, थ्योरी ऑफ किंगशिप। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? ये देखो, अब खिलजी डायनेस्टी यानी कि सेकंड डायनेस्टी जो हमारी दिल्ली सल्तनत में आती है, गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश आता है और उसके फाउंडर पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन की गई थी। और ये दूसरा वंश है गुलाम वंश के बाद। इस वंश की बारी आती है खिलजी वंश की। और खिलजी वंश किसने फाउंडेशन की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था? यहाँ पर वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया गया था और अपना जो शासन है वो कायम कर लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये आगे सेकंड रूलर बनते हैं खिलजी डायनेस्टी के। आगे बात करते हैं, हु वॉज बिकम रूलर आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी? ये देखो पूछा गया है गाइज, जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा जो रूलर है वो बनता है यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी का? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो अगले राजा बन जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद। उनको मारकर आप राजा बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं, हु वॉज द फादर इन लॉ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? फादर इन लॉ यानी उनकी घरवाली का पिता कौन था, वो पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। गाइस आप समझ पा रहे होंगे, जो जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने फाउंडेशन की थी खिलजी डायनेस्टी के, वो फादर ऑफ लॉ हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मारकर, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अपना शासन कायम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज द चिल्डहुड नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का जो नाम है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अली गुरशन। अली गुरशन इज़ द चाइल्डहुड नेम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं गाइज, हु वाज गिफ्टेड कोहिनूर टू अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर किसने गिफ्ट किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। मलिक कफूर के द्वारा ये जो कोहिनूर है वो दिया गया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को।
गाइज अलाउद्दीन ये जो कोहिनूर है पहली बार लेके आया था डेक्कन से। यहाँ पहली बार जो कोहिनूर का हीरा था वो आया था डेक्कन से अलाउद्दीन खिलजी के पास। आगे बात करते हैं, हु वॉज इम्पोज टैक्स खुस्म एंड जजिया। ये जजिया एंड खुस्म टैक्स जो है ये किसके द्वारा इम्पोज किया गया था, ये पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये जो जजिया एंड खुम्स टैक्स है वो इम्पोज किया गया था लोगों के ऊपर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड खुसरो खान। खुसरो खान को किसने मारा था, ये पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। गाजी मलिक के द्वारा खुसरो खान को मार दिया गया था। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खुसरो खान। खुसरो खान जो थे वो थर्ड रूलर होते हैं, लास्ट रूलर होते हैं खिलजी डायनेस्टी के। तो इसके बारे में भी आपने पॉइंट में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। आगे तुगलक डायनेस्टी की जो टर्न आती है, पहले आया हमारा गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, देन आता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश से जितने क्वेश्चन बनते हैं गाइज वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तुगलक वंश से पूछा गया है कि फाउंडर कौन थे तुगलक वंश के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन इज़ द राइट आंसर फॉर द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइज, वट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के ओरिजिनल नाम के बारे में पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पर गाजी मलिक, गाजी मलिक इसका जो ओरिजिनल नाम था गयासुद्दीन तुगलक का। तो गाइज आगे बात करते हैं, हु वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस वेल एंड टनल। वेल एंड यानी कि कुएं और जो गुफाएं होती हैं वो किनके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, वो पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही जो सबसे पहले कुएं और टनल्स के इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के सन के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, वट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो चल रहे हैं सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, उनके रियल नेम के बारे में पूछा गया है। तो इनका राइट जो ओरिजिनल नाम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौना खान। जौना खान इज़ द राइट आंसर फॉर द मोहम्मद बिन तुगलक्स ओरिजिनल नेम। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस लेदर कॉइन। जो लेदर के कॉइन थे वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्टली इंट्रोड्यूस लेदर कॉइन्स। यानी कि लेदर के कॉइन्स सबसे पहले अगर इशू किए गए थे तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इशू किए गए थे। यह पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हाउ मेनी सिटीज़ वर फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। गाइज फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितनी सिटीज़ फाउंडेड की गई थी, ये पूछा गया है आपसे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 सिटीज़। 4 सिटीज़ को इन्होंने फाउंडेड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बात करते हैं गाइज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिरोज शाह ऑटोबायोग्राफी। जो फिरोज शाह की ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में पूछा गया है कि फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो गाइज यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कतूहा ते फिरोज शाही। कतूहा ते फिरोज शाही इज़ द राइट आंसर फॉर द नेम ऑफ फिरोज शाह बायोग्राफी। फिरोज शाह की बायोग्राफी का राइट आंसर हो जाएगा नाम जो था कतूहा ते फिरोज शाही। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। गाइज तुगलक डायनेस्टी के बाद बात आती है सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर की बात की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खिजरा खान। खिजरा खान इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। यहाँ पर आगे बात करते हैं गाइज,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुबारक शाह। गाइस ऑटोबायोग्राफी से एक क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी हैं हिस्ट्री में, पर एक क्वेश्चन किसी न किसी की ऑटोबायोग्राफी से आपको ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय मुबारक शाह। मुबारक शाह के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है वो किसकी है और क्या नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइज तारीख ए मुबारक। तारीख ए मुबारक एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि मुबारक शाह के द्वारा लिखी गई है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाम शाह। अलाम शाह इज़ द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज किल्ड अलाम शाह। अलाम शाह को किसने मारा था, ये पूछा गया है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के द्वारा जो किल्ड अलाम शाह हैं उनको मार दिया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से लोदी डायनेस्टी की फाउंडेशन होती है। लोदी डायनेस्टी के बारे में आगे बात करेंगे। हु वॉज फाउंडेशन ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो गैस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो लोदी डायनेस्टी हैं वो लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी को मारकर यहाँ पर अपनी लोदी डायनेस्टी की फाउंडेशन करते हैं। और कौन करते हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी फाउंडेशन करते हैं लोदी डायनेस्टी की। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज द परफेक्ट रूलर लोदी डायनेस्टी। जो परफेक्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी के, उनके बारे में पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ही एक ऐसा राजा था लोदी डायनेस्टी में जो कि बहुत ही परफेक्ट हुआ है और काफ़ी फेमस भी हुआ है। तो यहाँ पर आपका अगर परफेक्ट रूलर पूछा जाता है लोदी डायनेस्टी से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है गाइज, क्योंकि इसके बाद मुगल्स आ जाते हैं इंडिया में और मुगल्स का जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत की नींव है वो यहाँ से एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर। गैस बाबर जो हैं वो मुग़ल से हैं और इनके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। उसमें इब्राहिम लोदी जो है उसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। बाबर जीत कर वहाँ पर अपना मुग़ल वंश की स्थापना करते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप बाबर से मुगल्स आगे चलते रहते हैं, मुग़ल का टाइम चलता रहता है और यहाँ पर जो हमारी दिल्ली सल्तनत की नींव है वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहीं पर पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जो कि आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं बिटवीन होम। ये देखो गाइस पूछ लिया गया है बैटल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बैटल से। तो आपसे पूछा गया है बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ पानीपत फाउट। जो पानीपत की बैटल थी वो किसके किसके बीच में हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, जिसे कि कहा जाता है पहला युद्ध ऑफ पानीपत। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, आंसर आपका सेम ही होगा। लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा हुआ है। इसके बाद बाबर ने इसको हराया और मुग़लों का टाइम शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं गाइज मुग़ल पीरियड की। मुग़ल पीरियड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल अम्पायर। मुग़ल अम्पायर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है वो पूछा गया है गाइज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
जो इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी को बाबर मार देता है पानीपत के पहले युद्ध में और अपना जो मुग़लों का राज है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर फाउंडर कौन हुए मुग़ल डायनेस्टी के, वो हुए बाबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। आगे बात करते हैं गाइस, बिटवीन हुम द बैटल ऑफ खानवा फाउट, जो खानवा की लड़ाई थी वो किसके बीच हुई है, ये पूछा गया है गाइस आपसे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर एंड राणा संगा। राणा संगा एंड बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइस, हु वॉन द बैटल ऑफ खानवा, जो बैटल ऑफ खानवा हुई थी वो कौन जीत गया, इसके बारे में पूछा गया है गाइस। तो यहाँ पर भी बाबर ही जीत जाता है बैटल ऑफ खानवा। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत में हुआ था पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर जीत गया था। तो बाबर वहाँ जीत की खुशी में पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण भी करवाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि काबुली मस्जिद किसने बनवाई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर का। आगे बात करते हैं गाइज, बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ चंदेड़ी फाउंड। बैटल ऑफ चंदेड़ी फाउंड किस किस के बीच में होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर एंड मैदानी राय के बीच में यहाँ पर फाउंड होती है बैटल ऑफ चंदेड़ी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। चंदेड़ी की जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है, बाबर एंड मैदानी राय के बीच में ये युद्ध होता है, युद्ध ऑफ चंदेड़ी। आगे बात करते हैं कि ये जो चंदेड़ी का युद्ध हुआ था ये कौन जीतता था, इसके बारे में राइट आंसर हो जाएगा बाबर। गाइज, चाहे वो खानवा की लड़ाई हो, चाहे वो चंदेड़ी की लड़ाई हो, चाहे पानीपत का पहला युद्ध हो, वो कौन जीता था, बाबर ही जीता था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, बिटवीन होम वॉज द बैटल ऑफ गागरा फाउट। जो गागरा की फाउट हुई है वो किसके किसके बीच में हुई है, ये पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर एंड मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी एंड बाबर के बीच में गागरा का युद्ध होता है और उसका रिजल्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। हु वॉज वॉन द बैटल ऑफ गागरा। जो बैटल ऑफ गागरा हुई थी वो कौन जीत गया, इसके बारे में आगे पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ही ये युद्ध भी जीत जाता है, बैटल ऑफ गागरा। तो गाइस, देख रहे हो कि जैसे भी जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, चाहे वो चंदेड़ी का युद्ध हो, चाहे वो गागरा का युद्ध हो, पानीपत का पहला युद्ध हो, कौन जीतता आ रहा है, बाबर जीतता आ रहा है। पहला जो लड़ाई होती हैं वो कौन जीत रहा है, बाबर जीत रहा है। काफ़ी उस टाइम के शक्तिशाली, मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा हुए हैं बाबर अपने टाइम में। आगे बात करते हैं गाइज, वेयर्स बाबर टॉम्ब। बाबर का टॉम्ब कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काबुल में। काबुल में इनका टॉम्ब बनाया गया है बाबर का। आगे बात करते हैं, वेयर डिड बाबर डाइड। गाइज, यहाँ पर आपका जो बाबर कहाँ मरे थे वो पूछा गया है। तो आगरा में मरे थे बाबर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है गाइज, एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाबर एक ऐसा राजा था जिसको 2 बार दफनाया गया था। पहले इनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन फिर इनको वहाँ से दफनाए हुए को बाहर निकाल लिया गया था एंड देन इनको वापस वहाँ पर काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर कहाँ पर मरे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाबर्स पर्शियन ऑटोबायोग्राफी। जो बाबर की पर्शियन ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज बाबरनामा। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी क्या होगी, बाबरनामा इज़ द राइट आंसर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। आगे बात करते हैं गाइज, हु वॉज द सन ऑफ बाबर। बाबर का सन कौन था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज हुमायूं। हुमायूं जो था वो सन था बाबर का। तो आगे बात करते हैं गाइज, बिटवीन हुम
वॉज द बैटल ऑफ चौसा फाउट। जो चौसा की बैटल हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी वो पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चौसा। इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। जो शेर शाह सूरी थे वो उधर अपने बंगाल वाली साइड हुआ करते थे और हुमायूं उधर जाते हैं कि उन पर कब्जा करेंगे, लेकिन वहाँ पर शेर शाह सूरी वहाँ पर हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं वापस आ जाता है दिल्ली में। तो ये जो बैटल होती है ये शेर शाह सूरी एक तरह से जीत जाता है, द बैटल ऑफ चौसा। आगे बात करते हैं गाइज। ये देखो पूछा गया है कि बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539 में। 1539 में बैटल होती है, बैटल ऑफ चौसा। आगे बात करते हैं हु वॉन द बैटल ऑफ चौसा। ये देखो पूछा गया है कि जो बैटल ऑफ चौसा थी वो कौन जीत जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी उस बैटल को जीत जाते हैं, बैटल ऑफ चौसा को, और वहाँ से हुमायूं भागकर वापस कहाँ पर आ जाता है, दिल्ली में आ जाता है। आगे बात करते हैं बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ कन्नौज फाउट। बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको कन्नौज के बारे में बताता हूँ। ये राजधानी हुआ करती थी वर्धन वंश के, जो कि हर्षवर्धन वंश हुआ है हरियाणा में। यहाँ पर कुरुक्षेत्र साइड हुआ करता था, थानेसर साइड उनकी कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज। उसके बारे में पूछा गया है कि कन्नौज की जो बैटल होती है वो किसके बीच में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में। यहाँ पर दोबारा से एक बैटल होती है, किसके बीच, हुमायूं के और शेर शाह सूरी के बीच में ये बैटल होती है, बैटल ऑफ कन्नौज। आगे बात करते हैं गाइज हु वॉन द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज की बैटल कौन जीत जाता है। तो ये बैटल भी फिर से शेर शाह सूरी ही जीत जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज। आगे बात करते हैं गाइज वेयर वाज डाइड हुमायूं। हुमायूं कहाँ पर मरा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। गाइज इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जब शेर शाह सूरी ने सेकंड बार इनके ऊपर हमला किया हुमायूं के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, दिल्ली को छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में पहुंच जाते हैं, अमरकोट में। राजस्थान के अमरकोट में पहुंच जाते हैं। वहीं इनकी शादी होती है हुमायूं की हमीदा बानो से इनकी शादी होती है हुमायूं की, और इनके एक बेटा होता है अकबर। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो अकबर होता है वो बेटा होता है हुमायूं का। तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बाद में क्या करते हैं, अकबर वापस लड़ते हैं इनसे। शेर शाह सूरी के आगे वंश चला रहे होते हैं हेमू। शेर शाह सूरी तो इधर मर लिए होते हैं, इनकी वंशज को चला रहे होते हैं हेमू। तो गाइज क्या होता है, इधर हुमायूं वापस आता है और हेमू को हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उस टाइम में जो शेर शाह सूरी की वंशज थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो हुमायूं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और दिल्ली पर वापस कब्जा कर लेता है। हाँ जी गाइस, तो 1556 में क्या होता है, दिल्ली के लाल किले में एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर से हुमायूं उतर रहे होते हैं, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, जहाँ से गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इनकी दिल्ली में इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु होती है हुमायूं की। तो आपको स्टोरी शायद समझ में आई होगी कि पहले जो लड़ाई होती है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, वो होती है बैटल ऑफ चौसा। वहाँ पर शेर शाह सूरी जीत जाता है। फिर दोबारा से बैटल होती है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, बैटल ऑफ कन्नौज। वहाँ से भी शेर शाह सूरी जीत जाता है, लेकिन वहाँ से फिर जो हुमायूं था वो वहाँ से अपना दिल्ली सल्तनत को छोड़कर चले जाते हैं राजस्थान में, अमरकोट में चले जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर इनकी शादी होती है। वहीं पर इनके एक बेटा होता है जिसका नाम पड़ता है अकबर। तो बाद में जब दिल्ली वंशज, दिल्ली सल्तनत में जो शेर शाह सूरी की वंशज थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ती है, तो हुमायूं वापस आता है और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। तो गाइज ये स्टोरी थी हुमायूं की और शेर शाह सूरी की। आगे बात करते हैं, बट वाज द नेम ऑफ हुमायूंस ऑटोबायोग्राफी। हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा। तो गैस जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, हुमायूं नामा इज़ द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी थी। इसके बारे में
तो आगे बात करते हैं गाइज, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ दीन पनाही, दीन पनाही का किला किसने बनवाया था, तो वो पूछा गया है गाइज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने ही दीन पनाही का जो किला था वो बनवाया था, राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। वेयर डिड हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पर है, ये पूछा गया है गाइज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हुमायूं दिल्ली के लाल किले में एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, वहाँ से गिरकर इनकी मौत हो जाती है, तो वहीं पर इनका एक टॉम्ब बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पर न्यू दिल्ली। तो गाइज़ आज हमारे यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी के 2 रूलर्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर के बारे में, और उनके आगे हुमायूं के बारे में, उनके जो सन हुआ करते थे हुमायूं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। आगे वाली जो डायनेस्टीज़ के रूलर हुए हैं, मतलब मुग़ल डायनेस्टीज़ के जो भी रूलर हुए हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो गाइज़ जैसे कि 2 पार्ट हमारे पहले आ चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ऐसे ही हम आपके लिए आगे सारी हिस्ट्री के कंप्लीट हिस्ट्री एंशिएंट प्लस मेडिवल के लूसेंट बेस्ड लेके क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।